हेलो बच्चों, मेरा नाम मयंक है और आज मैं आपके सामने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का थर्ड लेक्चर लेके आया हूं। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज के लेक्चर में आइए देखते हैं क्या करने वाले हैं। आज हम आयनिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स स्टडी करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर। पहले ही बता देता हूं, इन सब टॉपिक्स में बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो आइए लेट्स स्टडी टुगेदर ऑल दीज टॉपिक्स। सो सबसे पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो थोड़ा सा रिकैप टॉपिक है। रिकैप मतलब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। कौन सा टॉपिक है बच्चों? इट इज एटॉमिक साइज। इसका बस फाइनल रिजल्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि एक लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड है इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड का ट्रेंड है, और एक टॉप टू बॉटम इन अ पीरियड इन अ ग्रुप का ट्रेंड है। ऊपर से नीचे एक ग्रुप में, लेफ्ट टू राइट एक पीरियड के अंदर। एक पीरियड के अंदर कैसे वेरी करता है बच्चों? अगर आपने पिछली क्लास अटेंड की है तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। यहां पे मैंने 2 फैक्टर्स की बातें की थी, ठीक है। कौन कौन से 2 फैक्टर्स की बातें की थी? एक था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा था शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो साइज कम हो रहा है लेफ्ट टू राइट। साइज कम होने का मतलब क्या है? साइज कम होने का मतलब है कि अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ रही हैं। साइज कम होने का मतलब है, साइज कम होने का मतलब है अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज कर रही हैं। अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज कर रही हैं, दैट मींस पक्के से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा होगा बच्चों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रही है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज आउटर मोस्ट शेल पे होगा वो बढ़ रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तभी तो बाहर के शेल को ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है, जिसके कारण साइज छोटा हो रहा है। बात समझ आ रही है? टॉप टू बॉटम क्या डिस्कस किया था गाइस? टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। एक तो हमने बड़ा आसान सा रीजन डिस्कस किया था कि शेल बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए हैं तो साइज बढ़ेगा। लेकिन इसका एक और इंटरेस्टिंग रीजन है। साइज इंक्रीज करने का रीजन क्या होगा? कि रिपल्शन बढ़ गई होगी। साइज बढ़ता कब है? जब रिपल्शंस बढ़ती हैं, ठीक है। रिपल्शंस बढ़ गई हैं तो दैट मींस शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके बाहर भेजते कि जा भाई तू बाहर। शील्ड करते हैं। शील्ड का मतलब समझते हैं? जैसे एक युद्ध के अंदर एक आर्मी दूसरे आर्मी को शील्ड करती है, सामने अपना भाला रखती है और बोलती है, शील्ड साथ में शील्ड पकड़ती है और बोलती है भाई तू पीछे जा, दूर जा, ठीक है। तो शील्ड का यही पर्पस है, दुश्मनों को दूर लेके जा, दूर भगाना। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या है? दुश्मनी तो है, दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करता है। तो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाते हैं और बोलते हैं भाई तू बाहर जा, रिपेल करते। तो इन रिपल्शन के कारण साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण साइज घटता है। अगर साइज बढ़ रहा है, अगर किसी एटम से दूसरे एटम को कंपेयर किया हमने, उसका साइज ज्यादा है, अगर साइज बढ़ गया है तो इसका मतलब रिपल्शन ज्यादा हो गई है। रिपल्शन ज्यादा हो गई है दैट मींस शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। ये बात समझ आ रही है सबको? ये एटॉमिक साइज की डिस्कशन थी, छोटा सा रिकैप लिया हमने। अब इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा गाइज, अगर मेरे पास एक एटम है, एग्जाम्पल समझते हैं एक एटम का, जैसे लिथियम एटम है, 3+ का चार्ज है न्यूक्लियस पे, ये पहला ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ठीक है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 1 होते हैं। ऑलराइट। अब मुझे एक चीज बताओ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का सेंटर से डिस्टेंस या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का सेंटर न्यूक्लियस से डिस्टेंस, इसी को तो आप एटॉमिक साइज बोलते हो। ये एटम है, ये चीज समझ आ रही है? एग्री? अब मैं यहां पे एक आयन बनाता हूं, थोड़ा क्लोज आयन बनाऊंगा, थोड़ा सा समझ आएगा आपको, सिमिलर सी आयन बनाऊंगा। सेंटर पे चार्ज 3+ ही है, ठीक है। इसके पास पहला ऑर्बिटल है, इसके पास दूसरा ऑर्बिटल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ओके।
बाहर वाला जो शेल था, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो मैंने गायब कर दिया, मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन कम कर दिए। बात समझ आई? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन मैंने कम कर दिए, तो बाहर वाला शेल खाली हो गया, दिखाई दे रहा है। अब इस सिनेरियो में कहना से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, टोटल नेगेटिव चार्ज कम है। दैट मींस मैं कैटायन की बातें कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ कैटायन बिकॉज प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पिछले वाले केस से कंपेयर करो, पिछले वाले केस से कंपेयर करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो रिपल्शंस कम हो गई हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं तो रिपल्शंस कम हो गई हैं। अगर सिस्टम की रिपल्शंस कम हो जाए, अट्रैक्शन वैसी रहे, अट्रैक्शन उतनी है, रिपल्शन कम हो गई है, तो इन दैट केस साइज कम हो जाता है। दोबारा से सुनो, अगर सिस्टम में अट्रैक्शन उतनी है, अट्रैक्शन जितनी पहले थी अभी भी उतनी है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो अट्रैक्शन सेम है, सिर्फ रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम हो गए, तो रिपल्शंस कम हो गए, अट्रैक्शन उतना ही है, तो अट्रैक्शन बेटर है, रिपल्शंस कम हो गए थोड़े से, रिपल्शन कम हो गए, अट्रैक्शन उतना ही है, तो इन दैट केस अट्रैक्शन विल ओवर पार। अगर अट्रैक्शन ओवर पार करेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा, इसका साइज इसके साइज से छोटा होगा। बात समझ आ रही है? मतलब यहां पे इसका अगर रेडियस आर ए है और इसका रेडियस आर बी है, तो आपको समझ आना चाहिए आर बी इज लेस देन आर ए। ए इज द न्यूट्रल एटम, बी इज द कैटायन ऑफ दैट न्यूट्रल एटम। आपने यहां से यहां जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ही तो लूज किया है, आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। बात समझ आ रही है? तो एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन जो मुझे यहां से समझ आ रही है कि रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कैटायन। कैटायन छोटा होता है एज कंपेयर टू एटम। आई होप आपको भी ये चीज समझ आ रही हो। कैटायन का साइज एटम के साइज से छोटा होता है बिकॉज कैटायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, जिसके कारण अट्रैक्शन ज्यादा होती है, साइज छोटा होता है। ओके, यहीं पे थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, प्रोटॉन पे कोई असर नहीं पड़ा, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जी, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर है, ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है। कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस? आप फर्स्ट वाले ए केस से कंपेयर करोगे, इसका रेडियस आर सी मानेंगे, तो आप ए केस से कंपेयर करो, ए के साथ, न्यूट्रल एटम के साथ कंपेयर करो। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है। किसका नंबर ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन्स का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट एनायन। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो गया तो इज इट सेफ टू से कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ गई हैं? इंटर अट्रैक्शन सेम है, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, ए और सी केस में चेक कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो अट्रैक्शंस की वैल्यू सेम है, बिकॉज प्रोटॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो अट्रैक्शन सेम है। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो इसका मतलब रिपल्शंस बढ़ गई। अगर रिपल्शंस बढ़ गई तो बच्चों साइज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। रिपल्शंस बढ़ा दी ना आपने सिस्टम में, रिपल्शंस बढ़ा दी, अट्रैक्शंस उतनी रखी, ये अट्रैक्शन है ये रिपल्शन है, सिस्टम में रिपल्शन बढ़ा दी, अट्रैक्शन उतनी रखी, तो दैट मींस साइज इंक्रीज होगा। रेडियस ऑफ एटम जो होता है इन जनरल उसका साइज छोटा होता है रेडियस ऑफ एनायन से। ओवरऑल अगर मैं देखूं, आर सी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आर ए, सबसे छोटी वैल्यू आर बी की होगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, इस तरीके से आप कंपेयर करते हो। गाइस एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन होता है
वो होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बीच। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब होता है स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। आई हैव N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस एंड Na+। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनके एटॉमिक नंबर पता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फ्लोरीन का 9 है और सोडियम का गाइस 11 है। मुझे फर्स्ट 30 एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए, पहले 30 एटॉमिक नंबर बिल्कुल क्लियरली याद रहने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। यहां पे लिख रहा हूं मैं, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन्स का नंबर तो याद है। इसमें 7 प्रोटॉन्स है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 11 है। प्रोटॉन्स का नंबर ऑलरेडी याद है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, न्यूट्रल एटम के अंदर तो प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये न्यूट्रल एटम तो है नहीं, ये तो चार्ज्ड स्पीशीज है, ये तो आयंस है। तो यहां पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो 7 में कितने ऐड करूंगा मैं? टोटल चार्ज 3 माइनस का है, दैट मींस इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, बिकॉज 7 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही थे न्यूट्रल रखने के लिए। इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए, लेकिन 3 एक्स्ट्रा और चाहिए बिकॉज उस पर चार्ज है 3 माइनस का। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 + 3, द आंसर इज 10। ऑन द सेम वे, इन अ सेम वे, ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? 8 तो पहले से थे और 2 का एक्स्ट्रा एडिशन हो रखा है, तो आंसर अगेन इज 10। फ्लोरीन में 9 पहले से थे, 1 का एडिशन हो रखा है, आंसर इज 10। सोडियम की बात करो, उसमें थोड़ी सी कहानी उल्टी पुल्टी। उसमें इनिशियली 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, न्यूट्रल रखने के लिए 11 चाहिए ना, और 1 का लॉस हो रखा है। ऊपर चार्ज चेक करो, +1 का है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रखा है। +1 का चार्ज है तो -1 यहां पे डालोगे, आंसर 10। ध्यान से देखें गाइस, सबके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चों? बराबर। सो दीज आर व्हाट? दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, बिकॉज सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर। बात समझ आ रही है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा कि सबके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस एक जैसी है, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना चारों के अंदर, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस एक जैसी हैं। जो रिपेल करने वाली फीलिंग है वो सब में एक जैसी है। अट्रैक्ट करने वाली फीलिंग किसमें ज्यादा है? सोचो सोचो सोचो। यहां पे देखिए, मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन। दिस विल इंप्लाई, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का क्या मतलब होगा? मोर attraction force on the valence shell electron। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है ना, सबसे बाहर वाले शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उस पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। मैं दोबारा से थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। इन चारों स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे, दैट मींस रिपल्शंस वाली कहानी बराबर है चारों के अंदर। जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जिसकी अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, उसका साइज छोटा होगा। तो इसमें से स्मॉलेस्ट साइज किसका है गाइस? सोडियम का, इसका स्मॉलेस्ट साइज है। और अगर यहीं पे कोई लार्जेस्ट साइज पूछ ले तो यहां पे सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, तो सब में रिपल्शंस बराबर है। जिसमें प्रोटॉन्स कम है उसमें अट्रैक्शन कम है। अट्रैक्शन कम का मतलब है अट्रैक्शन कम,
रिपल्शन ज्यादा, दैट मीन साइज विल बी लार्ज। तो पहले वाले के केस के अंदर आप बोल सकते हो लार्जेस्ट साइज। तो सबसे ज्यादा साइज N3 माइनस का, सबसे कम साइज Na प्लस का। आई होप चीजें सबको समझ आ रही हैं, ठीक है। यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर विद दीज थिंग्स। एनीवेज, सो दिस इज समथिंग अबाउट आयनिक साइज। जो अगला टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगले ट्रेंड की बारी आ गई है। एटॉमिक साइज हो गया है, आयनिक साइज हो गया है, अब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर घुस रहे हैं। हेडिंग डाल रहा हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, यहां पे एक स्पेसिफिक वर्ड है, पहले तो उसे समझना पड़ेगा, विच इज एंथैल्पी। यार ये एंथैल्पी क्या चीज है, फिर समझेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी इज, it is the energy change, it is the energy change associated with a reaction, associated with a reaction। एक रिएक्शन के साथ जो एनर्जी चेंज एसोसिएटेड होता है उसे एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। ठीक है, एंथैल्पी चेंज की बातें हो रही हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। जैसे मेरे पास A गिव्स यू B वाला एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है, A गिव्स यू B। A की कुछ एनर्जी होगी, B की भी कुछ एनर्जी होगी। A आपका रिएक्टेंट है, एरो के लेफ्ट साइड आ रहा है तो उसे रिएक्टेंट बोलेंगे। B आपका प्रोडक्ट है, एरो के राइट साइड आ रहा है तो उसे प्रोडक्ट बोलेंगे। A की एनर्जी को बोल रहा हूं मैं HR, रिएक्टेंट की एंथैल्पी, एनर्जी कंटेंट। एंथैल्पी इज बेसिकली एनर्जी कंटेंट। B की एनर्जी को बोल रहा हूं HP। तो एंथैल्पी चेंज की बात करनी है, विच इज डेल्टा H। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ये जो ट्राइंगल बनाया ना इसका मतलब चेंज होता है। डेल्टा H का मतलब क्या होगा बच्चों? एंथैल्पी चेंज। इसका मतलब क्या है? एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या है? चेंज इन एनर्जी कंटेंट, चेंज इन एनर्जी कंटेंट। इसको सिंपली ऐसे डिफाइन करते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। चेंज आ जाएगा ना, प्रोडक्ट्स की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स की एनर्जी। प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या है यहां पे? HP, रिएक्टेंट की एनर्जी HR, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। यहां तक कहानी ठीक है? चलिए अब यहां पे मैं दो पार्ट्स बना रहा हूं इस चीज के। पहला पार्ट, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल। रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल मतलब जौन सी चीज स्टेबल होती है उसकी एनर्जी कम होती है। दैट मीन्स HP की वैल्यू कम होनी चाहिए HR से। जो चीज स्टेबल होती है उसकी एनर्जी कम होती है। और दूसरी जगह मैं ये लिख रहा हूं, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट, या उल्टा लिख दो, प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कम स्टेबल है जी रिएक्टेंट से। कम स्टेबल का मतलब होगा प्रोडक्ट की बच्चों एनर्जी ज्यादा होगी रिएक्टेंट से। आई थिंक ये चीज समझ आ रही होगी कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो डेल्टा H की बात करते हैं, ठीक है। डेल्टा H इज बेसिकली HP माइनस HR, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यहां पे डेल्टा H इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से तो डेल्टा H नेगेटिव है। अगर प्रोडक्ट कम स्टेबल है रिएक्टेंट से तो यहां पे फिर से डेल्टा H को लिखो HP माइनस HR। HP माइनस HR की वैल्यू कितनी आ रही है? पॉजिटिव। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो, रिएक्टेंट कम स्टेबल है, मेरी हाथ की तरफ देखो, यहां पे रिएक्टेंट कम स्टेबल है, उसकी एनर्जी ज्यादा है। प्रोडक्ट स्टेबल है,
उसकी एनर्जी कम है, तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट आएगा तो एनर्जी का ड्रॉप हो रहा है, प्रोडक्ट स्टेबल है, नीचे है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ऊपर है, तो जब रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं एनर्जी का ये ड्रॉप हो रहा है, एनर्जी का ड्रॉप मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट मींस इस केस में एनर्जी इज रिलीज्ड। इस दूसरे केस में राइट हैंड साइड केस है, इट इज एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, इसका जस्ट उल्टा। खुद सोचो, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचना है तो क्या चाहिए रिएक्टेंट को? एनर्जी। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचना है, रिएक्टेंट को एनर्जी चाहिए, तो राइट वाले केस में एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। इस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। राइट वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? एंडोथर्मिक। हैशटैग, ठीक है, हैशटैग एक्सोथर्मिक, हैशटैग एंडोथर्मिक। आई गेस एंथैल्पी चेंज के बारे में आपको समझ आ गया। व्हाट इज एंथैल्पी चेंज? ठीक है, इट इज द एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद द रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज का मतलब एनर्जी चेंज है, बात खत्म। ठीक है, अब दो तरीके से हम एनर्जी चेंज डिफाइन कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टेंट से, या फिर प्रोडक्ट कम स्टेबल होगा रिएक्टेंट से। दोबारा से, रिएक्टेंट ये है, रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, एनर्जी रिलीज होगी। देखो आंसर यही है। रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये, प्रोडक्ट कम स्टेबल है, रिएक्टेंट स्टेबल है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। राइट हैंड साइड वही कहानी चल रही थी, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। आई होप थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। आगे चलते हैं, अब हम आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं या आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालते हैं। अब यहां पे आप लिखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। एक ऐसे डिफाइन कीजिए, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट, या टेक आउट की जगह रिमूव लिख सकते थे, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला, गैसियस एटम X एट ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब ये क्या मैंने बोला, आइए डिस्कस कर लेते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिफाइन कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे X की आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइन करनी है, तो मेरे पास X गैस होना चाहिए, उसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो X प्लस गैस बनेगा ना। मैंने इस प्रोसेस में क्या किया, ध्यान से नोट करो, मैंने एक गैसियस एटम X लिया, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला है। ये गैसियस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई? यू कैन सी इट इन डेफिनेशन, डेफिनेशन के अंदर ये लिखा है कि यू हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम X। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर मैं क्या करता हूं, एक गैसियस एटम X लेता हूं, कोई भी एटम हो सकता है, ये सोडियम पोटेशियम वगैरह कुछ भी हो सकता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है, लेकिन गैसियस एटम से निकालना है, सॉलिड एटम से नहीं निकालना है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकालना है। इस प्रोसेस के अंदर जो भी एनर्जी का चेंज होगा उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। बात समझ आ रही है? तो यहां पे जो भी एंथैल्पी का चेंज है, जो भी एनर्जी का चेंज है, डेल्टा H का मतलब होता है एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद अ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एंथैल्पी का चेंज है उसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों? आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो सबस्क्रिप्ट में IE लिख दिया मैंने। तो इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी का चेंज है इट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड मैंने यहां पे एक चीज बोली है, आपने अगर ध्यान से सुनी हो, कि इट इज ऑलवेज एनर्जी रिक्वायर्ड, ऑलवेज रिक्वायर्ड।
जब भी आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है एक एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, then you have to take out the electron from the influence of the nucleus. न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके बैठा हुआ है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास चक्कर काट रहा है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल का है वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, तभी तो उसके आसपास चक्कर काट रहा है। आपको उस इलेक्ट्रॉन को लेके निकलना है, तो दैट मीन्स यू हैव टू स्पेंड सम एनर्जी। आपको इलेक्ट्रॉन को खींचने में एनर्जी खर्चनी पड़ेगी। तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि डेल्टा IEH इज ऑलवेज पॉजिटिव। आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यहां पे देखो डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब होता है एनर्जी एब्जॉर्ब एंडोथर्मिक। रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक रहेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। दिस इज बेसिकली द कहानी ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेसिक फीलिंग है। अब यहां पे मैं एक और सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करता हूं। मेरे पास फिर से वही गैसियस एटम X है। X से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो X प्लस गैस बन गई होगी, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। दूसरे जो प्रोडक्ट बना है उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया मैंने, मतलब X प्लस गैस जो है उससे X2 प्लस गैस बना दी और एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। बच्चों पहले वाले स्टेप को क्या बोलोगे? इसका जो एंथैल्पी चेंज है ये इसको बोलोगे इट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। इट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज इट इज द एंथैल्पी चेंज। ये जो एंथैल्पी चेंज है इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द फर्स्ट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो ना, तो इसको IE1 बोलते हैं। ये 1 वैसे सबस्क्रिप्ट में होता है तो नीचे लिख देता हूं IE1। दूसरे में इसके डेल्टा H को क्या बोलोगे बच्चों? इसको बोलोगे IE2। इट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। व्हाट इज दिस बेटा? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन। IE1 का मतलब है इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। नाउ माय क्वेश्चन इज किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, IE1 की या IE2 की? किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? पहले इलेक्ट्रॉन खींचने में ज्यादा एनर्जी लग रही है या दूसरा? द आंसर इज दूसरा, क्योंकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो आप पॉजिटिव स्पीशीज से रिमूव कर रहे हो। पॉजिटिव स्पीशीज का मतलब है कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस इन साइज ऑफ X एंड X प्लस, एक तरफ X है दूसरी तरफ X प्लस है, किसका साइज छोटा होगा? आज ही हमने पढ़ा है कैटायन का साइज छोटा होगा। अब ध्यान से भी देखो, मैंने इसका साइज छोटा बनाया X प्लस का, X का बड़ा बनाया। X का साइज बड़ा होगा, X प्लस का साइज छोटा होगा। X से X प्लस बनाने के लिए आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया ना। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मतलब है रिपल्शंस कम कर दी। रिपल्शंस कम कर दी, अट्रैक्शन सेम है, रिपल्शंस कम हो गई तो साइज छोटा हो गया। ऑलराइट, तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी या यहां पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आपको ज्यादा लग रहा है? सोच के बताओ। राइट वाले का साइज छोटा है। छोटे साइज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है। करीब का मतलब है न्यूक्लियस का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो सेकंड वाले केस में, राइट वाले केस में इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए IE2 की वैल्यू बच्चों ज्यादा होती है। कई लोग ऐसा बोल देते हैं, थोड़ा सा गलत है बोलना, बट कई लोग ऐसा बोल देते हैं ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींचना मुश्किल होगा। ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव को दूर करने में मेहनत ज्यादा लगेगी। ऊपर वाले केस में न्यूट्रल है, न्यूट्रल से नेगेटिव को खींचने में मेहनत उतनी ज्यादा नहीं लगेगी, लगेगी बट उतनी ज्यादा नहीं लगेगी। यहां पे आप न्यूट्रल स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, यहां पे आप ऑलरेडी जो पॉजिटिव स्पीशी है उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो। अगर कोई ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर रही होगी,
इलेक्ट्रॉन और करीब होगा न्यूक्लियस से तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होना चाहिए, इट शुड बी डिफिकल्ट। तो IE2 की वैल्यू ज्यादा होगी IE1 से, ठीक है। तो छोटी सी बेसिक फीलिंग थी कि IE1 IE2 की कहानी, इनका रिलेशन आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ओके, अब मैं आपको कुछ ट्रेंड्स के बारे में बताता हूं। ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दो ही टाइप के ट्रेंड होते हैं, हम सब जानते हैं, एक लेफ्ट टू राइट, ड्राइंग अच्छी नहीं बनी, कोई बात नहीं, अब ठीक है। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इन अ पीरियड। और दूसरा ट्रेंड क्या होता है बच्चों? टॉप टू बॉटम, दिस इज इन अ ग्रुप, इन अ पीरियड और इन अ ग्रुप, यही दो ट्रेंड होते हैं। अच्छा, इन अ पीरियड थोड़ा प्रोसेस ध्यान से सोचेंगे। इन अ पीरियड व्हाट हैपेंस टू साइज? साइज डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, ओके। साइज डिक्रीज करता है, दैट मींस आउटर मोस्ट शेल पे क्या इंक्रीज हो जाता है? साइज डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है यार? साइज कम हो गया है, इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ गई है, अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ गई हैं। साइज तभी कम होता है ना, बिकॉज अट्रैक्शन फोर्सेस आउटर मोस्ट शेल पे बढ़ जाती हैं। अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ गई हैं, दैट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे अगर कमेंट किया जाए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया बच्चों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है ऑन आउटर मोस्ट शेल। यहां तक कहानी समझ आ रही है? दोबारा से, पीरियड में लेफ्ट टू राइट की डिस्कशन कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है ना, साइज से सारी चीजें रिलेट कर देंगे। लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है, साइज कम होता है, इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ती है। अट्रैक्शन बढ़ती है, दैट मींस अट्रैक्शन क्यों बढ़ती है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट शेल में बढ़ रहा होगा। अगर आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ गई हैं, आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है, व्हाट हैपेंस टू आयनाइजेशन? आयनाइज करना, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रही है, दैट मींस इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, दैट मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। ये थॉट प्रोसेस सोचो, अगर यही चीजें आपके दिमाग में चलेंगी तो क्वेश्चंस के आंसर फटाफट आएंगे। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज कम हो रहा है, साइज कम होने का मतलब है अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रही है, बाहर वाले शेल पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रही है, इसका मतलब है उस इलेक्ट्रॉन को अब निकालने में और मेहनत लगेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। समझ आ रही है बात? दूसरी तरफ इन अ ग्रुप, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है बच्चों? साइज पे क्या अंतर पड़ता है? साइज इंक्रीजेस, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने का मतलब क्या है? रिपल्शंस बढ़ रही होंगी, पक्की बात है, रिपल्शंस बढ़ रही होंगी, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शंस बढ़ रही हैं, दैट मींस ऑब्वियसली वो बाहर जा रहा है, बाहर जाने की फीलिंग बढ़ रही है उसकी, रिपल्शंस बढ़ रही हैं, रिपल्शंस बढ़ रही हैं, दैट मींस इट विल बी easier to extract या to remove electron, hence ionization enthalpy decreases, top to bottom ionization enthalpy decreases। फिर से फीलिंग पे जाओ कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने का रीजन क्या होता है? रिपल्शंस बढ़ रही हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन बढ़ रही है। मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन कैसे बढ़ रही होंगी? अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा रहे होंगे बाहर की तरफ, दैट मींस आधा काम तो वही कर रहे हैं, हमें तो थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी उसको रिमूव करने के लिए। मोस्टली काम तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने कर दिया धक्का लगा के। इसीलिए ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। दीज आर जनरल ट्रेंड्स, जनरल लिखना भूल गए यहां पे, जनरल ट्रेंड्स।
जनरल ट्रेंड्स का मतलब है ऐसा होना चाहिए और होता भी होगा बहुत केसेस में, बट कई ऐसे केसेस होंगे जहां पे ये चीज फॉलो नहीं होती होगी। तो आइए जरा वो एक्सेप्शनल या एबनॉर्मल ट्रेंड्स की भी बातें कर लें। एबनॉर्मल ट्रेंड्स, एबनॉर्मल ट्रेंड्स के अंदर, एबनॉर्मल ट्रेंड्स के अंदर बता देते हैं। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ट्रेंड है, ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। नाइट्रोजन इज बेसिकली ग्रुप 15 एलिमेंट, ऑक्सीजन इज ग्रुप 16। इनमें चेक करें तो आइडियली आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए हमारे एनालिसिस से। तो IE ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लेस देन ऑक्सीजन की आयनाइजेशन। दिस इज आइडियल, आइडियली ये होना चाहिए। रियलिटी इज समवट ऑपोजिट। रियलिटी क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज द रियलिटी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो ट्रेंड है वो एकदम ऑपोजिट आ जाता है। और उसका रीजन लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं? बाय राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। लोग कहते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो नाइट्रोजन की। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2p3, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहां पे इफ यू क्लियरली सी दैट वी आर हैविंग हाफ फिल्ड p सबशेल। हाफ फिल्ड p सबशेल मतलब इट इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। एक ना हम रूल पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, वो रूल क्या होता है मैं यहां पे लिख लेता हूं। व्हाट वाज दैट रूल? कि हाफ फिल्ड and fully filled electronic configurations are highly stable। अगर कहीं पे हाफ फिल्ड सबशेल है या फिर कहीं पे फुल्ली फिल्ड सबशेल है, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी स्टेबल होती है। नाइट्रोजन एक ऐसा केस है जिसमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2p दिख रहा है, 2p3 दिख रहा है। हाफ फिल्ड का मतलब समझ रहे हो ना, अंग्रेजी, सिंपल अंग्रेजी। हाफ फिल्ड का मतलब आधा भरा हुआ। तो 2p जो p सबशेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो पूरा भरा हुआ मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके भरे होंगे, आधा भरा हुआ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके भरे होंगे। तो नाइट्रोजन हाफ फिल्ड वाला केस है। इसकी हाफ फिल्ड होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, अगर कोई एटम इटसेल्फ स्टेबल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट मींस उसका इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा मेहनत लग जाएगी। अरे वो बहुत स्टेबल है ना यार, अगर कोई चीज बहुत स्टेबल है उसको हिलाने में मेहनत ज्यादा लगती है। अगर कोई चीज अनस्टेबल है वो खुद ही हिल जाती है, फटाफट खुद ही हिल जाती है। दिस इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है हमारे सामने। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इट शुड हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। दिस इज द वे दे हैव एक्सप्लेन्ड दिस एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन को ऐसे एक्सप्लेन किया गया है। ये बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, एक और एक्सेप्शन बताऊं, एक और एक्सेप्शन। एबनॉर्मल ट्रेंड की बात कर ही रहे हैं, बेरिलियम और बोरॉन। तो आइडियली जो रूल्स कहते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम शुड बी लेस देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन, बिकॉज लेफ्ट टू राइट बेरिलियम सेकंड ग्रुप का है, बोरॉन 13th ग्रुप का है, लेफ्ट टू राइट गए। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीज। साइज कम होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी
बढ़ती है, तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए। बट इसका रियलिटी बताता हूं आपको, रियल ट्रेंड, ये तो आइडियल है, होना चाहिए था बट है नहीं। व्हाट इज द रियलिटी? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन। रीजन बिल्कुल उसी टर्म्स में बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताना है। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इट इज 1s2 2s2। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। इसको देख के क्या ख्याल आ रहा है? इट इज अ फुल्ली फिल्ड सबशेल। ये एक फुल्ली फिल्ड सबशेल है, इस सबशेल को हिलाना बहुत मुश्किल होगा। फुल्ली फिल्ड है ना, इट इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, दैट मींस हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड होता है, उसके कारण उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च हो जाती है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन काफी स्टेबल जगह बैठा हुआ है, आप रिमूव नहीं कर पाओगे या फिर बहुत एनर्जी लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। आई होप चीजें समझ आ रही हैं, यू आर गेटिंग दिस। एक नोट लिखेंगे ऑन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है guys, metallic character is proportional to electropositive character। देखो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेटल पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कंपेयर कर लूं लिथियम और नाइट्रोजन को, एक तरफ लिथियम है दूसरी तरफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नेगेटिव में जाना चाहता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज पसंद करता है। और सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये मेटल्स हैं, ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। मुझे एक चीज बताओ, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है उसका क्या मतलब है? हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है? उसका यह मतलब है कि ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। बात समझ आ रही है? हाई आयनाइजेशन एनर्जी मींस ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो दैट मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बेकार हो गई ना। हम तो चाहते हैं इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए, तभी तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा। हम चाहते हैं इजीली इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल जाए। मेटेलिक नेचर तभी ज्यादा होगी अगर वो इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल पाए, अगर उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हाई हो। तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि इफ अ मेटल, if electron can be easily removed, electron can be easily removed from a metal, then it would have high electropositive nature, high electropositive nature। ये स्टेटमेंट समझ आ रही है? अगर मैं किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को या किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लूं तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव में जाने की नेचर ज्यादा होगी, वो खुद पॉजिटिव में जाएगा ना। किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो वो खुद पॉजिटिव आयन बनाता है। तो गाइज इजीली रिमूव करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली रिमूव करने का मतलब है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, दैट मींस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। इजीली रिमूव करने का मतलब है रिमूव करने के लिए कम एनर्जी खर्च करनी पड़े, दैट मींस उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो। अब यहां पे अगर मैं वही ट्रेंड्स देखूं, लेफ्ट टू राइट वाले इन अ पीरियड, टॉप टू बॉटम वाले इन अ ग्रुप, रुको एक सेकेंड,
टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो यहां पे आप क्लियर कट बोल सकते हो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या असर पड़ता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या असर पड़ता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। दैट मींस मेटालिक नेचर कम होती है, उल्टा ट्रेंड, मेटालिक नेचर कम होती है। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, दैट मींस मेटालिक नेचर बढ़ती है। ये बात समझ आ रही है? आपको भी पीरियोडिक टेबल में दिखेगा लेफ्ट साइड में सारे मेटल्स हैं, सारे नॉन मेटल्स राइट साइड है, तो ऑब्वियसली मेटालिक नेचर कम हुई है लेफ्ट टू राइट। ये बात समझ आ रही है? तो पीरियोडिक टेबल में भी इस चीजों का प्रूफ मिल जाता है। तो टॉप टू बॉटम मेटालिक नेचर बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट मेटालिक नेचर कम होती है। और मेटालिक नेचर को आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर से कंपेयर करते हो। जितनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहां से समझो, जितनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना आसान होगा आपको उसका पॉजिटिव आयन बनाना, उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा, उतना मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, तो दिस इज समथिंग अबाउट मेटालिक कैरेक्टर, वेरी क्लोजली रिलेटेड विद आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसीलिए हमने यहीं पे कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे सामने, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगला टॉपिक मैं हेडिंग डाल देता हूं, इट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज एनर्जी, it is energy released or required when an electron is added to gaseous atom X in its ground state। फिर से डेफिनेशन पे थोड़ा फोकस करेंगे, डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसी से आपको सारी कहानी समझ आती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपको क्या करना है, आपको एक गैसियस एटम X लेना है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा, X माइनस गैस। जो भी इस रिएक्शन में एनर्जी का चेंज होगा, डेल्टा H, एंथैल्पी का चेंज, एनर्जी का चेंज, जो भी इस रिएक्शन में एंथैल्पी का चेंज होगा, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात समझ आ रही है कि इस रिएक्शन का कुछ तो एनर्जी चेंज होगा ना, एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी रिक्वायर होगी, एनर्जी चाहिए होगी या एनर्जी रिलीज करेगा ये रिएक्शन, जो भी एनर्जी का चेंज होगा उसको आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते हो। दैट मींस आपको एक गैसियस एटम X चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, गैसियस लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक गैसियस एटम X चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करो, X माइनस गैस में कन्वर्ट करो, ये जो रिएक्शन में एनर्जी चेंज होगा, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कहने का मतलब है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों केसेस, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, बट मोस्ट केसेस नेगेटिव के हैं, ज्यादा केसेस नेगेटिव के हैं। तुक्का मारना है कहीं पे तो नेगेटिव होती है, मोस्ट केसेस। ज्यादातर एनर्जी रिलीज होती है, किसी को आप इलेक्ट्रॉन खिलाओ तो एनर्जी रिलीज होती है, ज्यादातर आंसर यही आता है, एनर्जी रिलीज। ओके, तो आइए थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं ट्रेंड्स का, कैसे एनालाइज करेंगे ट्रेंड्स। आई थिंक आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो गई है, करना क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या करना है, नाम में छुपा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, सामने वाले एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, इसमें जो एनर्जी का चेंज आएगा उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। ओके, तो चलिए ट्रेंड्स पे आ जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ट्रेंड्स। ठीक है, अगेन लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड होता है, और कौन सा ट्रेंड होता है, टॉप टू बॉटम का। फिर से सोचते हैं गाइज, आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट में जब जा रहे हो, व्हाट हैपेंस टू साइज, साइज डिक्रीजेस।
एंड टॉप टू बॉटम में जाते हो व्हाट हैपेंस टू साइज, साइज इंक्रीजेस। हर चीज को साइज से रिलेट कर देंगे। देखना मैंने पहले ही बोला था साइज अगर अच्छे से आता है तो बाकी सारे फैक्टर समझ जाओगे। अच्छा साइज कम हो रहा है इससे क्या मतलब है, साइज कम होने से क्या मतलब है ना, मेरा साइज छोटा हो गया, इसका मतलब आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन था, आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन था वो न्यूक्लियस के पास आ गया। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम हो गया। राइट, मतलब पहले लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट में जो न्यूक्लियस और शेल में डिफरेंस ज्यादा था, राइट में न्यूक्लियस और शेल में डिफरेंस कम है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, साइज डिक्रीज हो रहा है इस तरीके से। ओके नाउ गाइस, मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं आउटर मोस्ट शेल में, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूं आउटर मोस्ट शेल में, यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं आउटर मोस्ट शेल में। यहां पे मुझे एक चीज बताओ, कहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास में ऐड कर रहा हूं, लेफ्ट में या राइट में, कहां ऐड कर रहा हूं? ध्यान से देखेंगे दोबारा, लेफ्ट वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो न्यूक्लियस से दूर ऐड हो रहा है, राइट वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो न्यूक्लियस के पास ऐड हो रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव को ज्यादा पास आप कब लेके आ पा रहे हो, राइट वाले केस में। दैट मींस इस वाले केस में मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, as electron is added closer to the nucleus। इलेक्ट्रॉन को आप न्यूक्लियस के पास में ऐड कर रहे हो, इसीलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो लेफ्ट टू राइट में क्या ट्रेंड होगा बच्चों, बहुत इजीली आंसर आ गया कि डेल्टा EGH विल बिकम मोर नेगेटिव। लेफ्ट टू राइट, मोर नेगेटिव का मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मोर नेगेटिव का मतलब मोर, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड as we go from left to right, as we go from left to right। इसका मतलब ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टिपिकल है, बट आई गेस यू गाइस कैन डू इट। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट में बड़ा एटम है, राइट में छोटा एटम है, साइज का हमें पहले से ही आइडिया है। लेफ्ट में बड़ा एटम है तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो वो न्यूक्लियस से दूर ऐड कर रहे हो, राइट में छोटा एटम है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास ऐड कर रहे हो। तो जितना इलेक्ट्रॉन आप न्यूक्लियस के पास ऐड करोगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। दैट मींस उतनी डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आएगी, उतनी ज्यादा नेगेटिव आएगी। ज्यादा एनर्जी रिलीज करने का क्या मतलब है कि डेल्टा H की वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव आएगी। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH बिकम्स। दैट मींस अगर यहां पे लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो डेल्टा EGH की वैल्यू मान लेते हैं, यहां पे डेल्टा EGH की वैल्यू मान लेते हैं -10 है, तो यहां पे डेल्टा EGH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -50। और ज्यादा नेगेटिव हो रही है डेल्टा EGH की वैल्यू। ये बात समझ आ रही है? टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, फिर से सोचेंगे, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने का मतलब क्या है, ऊपर वाले का साइज बच्चों छोटा है, नीचे वाले का साइज, ये बना रहा हूं लेफ्ट साइड, ध्यान दो, नीचे वाले का साइज बड़ा है। ऊपर जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे वो न्यूक्लियस के पास में ऐड करोगे, नीचे जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे न्यूक्लियस से दूर ऐड करोगे। तो इन जनरल जो फीलिंग आ रही है वो क्या है कि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो डेल्टा EGH विल बिकम लेस नेगेटिव। ऊपर ऊपर इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड कर रहे हो न्यूक्लियस के पास, ये वाले केस में, ये वाले केस में जब आप न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, मोर एनर्जी will be released as we are adding electrons, as we are adding electron closer to the nucleus।
न्यूक्लियस के पास में ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी चाहिए और नीचे कम एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। तो डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव ऊपर होगी क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रही है, कम नेगेटिव नीचे होगी क्योंकि कम एनर्जी रिलीज कर रही है। ये बात समझ आ रही है? आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक यहां पे और चीज डिफाइन करेंगे विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इट इज बेसिकली लव फॉर इलेक्ट्रॉन। देखो एफिनिटी डिक्शनरी मीनिंग है, एफिनिटी का मतलब होता है लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ठीक है, जो मर्जी बोल दो। तो इलेक्ट्रॉन के लिए लव, इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मैं कैसे डील करता हूं? अगर मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बातें करनी है तो मैं ऐसे सोचता हूं, इफ मोर एनर्जी is released upon adding of electrons, upon adding electron, then higher electron affinity, EA बोलेंगे इसे। दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन खिलाया और उसने ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा। अरे खुद सोचो, एनर्जी रिलीज करने का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिलीज करने का मतलब है वो चीज खुद स्टेबल हो रही है। ये है, ये पेन है, ये एनर्जी रिलीज करके नीचे ही तो जाएगा। ये देखो, ये नीचे गया ना, एनर्जी रिलीज हो गई। ऊपर करने के लिए, इस पेन को ऊपर करने के लिए मुझे एनर्जी इसको देनी ही पड़ेगी, उल्टा काम है। तो एनर्जी रिलीज अगर होती है तो चीजें स्टेबल हो जाती हैं, राइट? तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन खा के एनर्जी रिलीज करता है मतलब खुद स्टेबल हो जाता है, मतलब खुश हो गया ना, बहुत अच्छी बात है ये तो। दैट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाई है। अगर एक एटम को इलेक्ट्रॉन खिला दिया और वो बहुत स्टेबल हो गया, स्टेबल होने का मतलब है उसने बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर दी, तो ये तो अच्छी बात है ना। दैट मींस उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा थी क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन खाते ही स्टेबिलिटी अचीव कर ली यार। तो दैट मींस मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, हायर विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हायर विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ज्यादा ऊपर दोबारा रेफर करो, यहां पे लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम का ट्रेंड लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी और एडिशंस करते हैं। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे क्या कमेंट किया था? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव हो रही है। दैट मींस लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है। ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। टॉप टू बॉटम का क्या ट्रेंड था? डेल्टा EGH इज बिकमिंग लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव डेल्टा EGH का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रही है। दैट मींस अब सिंपल सी चीज सोचो, बिल्कुल सिंपल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब लव फॉर इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का स्केल है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का स्केल है वो बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा है। ऐसे समझो, जैसे यहां से यहां, जैसे यहां से यहां डेल्टा EGH है, मतलब यहां पे मोर नेगेटिव है, मोर नेगेटिव की तरफ मोर नेगेटिव वैल्यू है, और यहां पे लेस नेगेटिव वैल्यू है। डेल्टा EGH अगर मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ जाता है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहां से यहां
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, बिकॉज जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी इलेक्ट्रॉन खाने के बाद, इलेक्ट्रॉन जब एटम खाएगा जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन, वो एटम उतना ज्यादा खुश हुआ। एटम ने इलेक्ट्रॉन खाया, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज की, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज की, दैट मीन्स वो खुद बहुत ज्यादा खुश हो गया, दैट मीन्स स्टेबल बन गया, दैट मीन्स लव फॉर इलेक्ट्रॉन इज मोर। हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। एम आई क्लियर ऑन दिस? ओके। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी अटेन होती है। एक रिलेशन दे रखा है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में है ये रिलेशन, डेल्टा EGH इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT। इस रिलेशन को देख के समझ आ रहा है कि डेल्टा EG और EA का ट्रेंड ऑपोजिट होगा, नेगेटिव साइन दिख रहा है। एग्जैक्टली वही बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जितनी ज्यादा नेगेटिव, अब EA को डिफाइन करो इसी बेसिस पे, EA बिकम्स माइनस डेल्टा EGH माइनस 5/2 RT। अगर मैं इस वैल्यू को, डेल्टा EGH को ज्यादा नेगेटिव कर दूं, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH, जितना ज्यादा नेगेटिव करूंगा हायर विल बी द वैल्यू ऑफ, हायर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बिल्कुल उल्टे स्केल्स हैं। डेल्टा EGH जितना नेगेटिव होगा, जितना नेगेटिव साइड जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एटम X है, दूसरा एटम Y है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -100 है, इसका -200 है, तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? तो बहुत सिंपल है, Y की ज्यादा एज कंपेयर टू X, बिकॉज Y को जब इलेक्ट्रॉन खिलाते हो तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, वो ज्यादा खुश होता है। ज्यादा एनर्जी रिलीज करने का मतलब है ज्यादा स्टेबल बन गया, खुद स्टेबल। कोई चीज एनर्जी अपनी रिलीज कर देता है, मतलब उसकी खुद की एनर्जी तो कम हो गई ना, वो खुद तो स्टेबल हो गया। तो ज्यादा एनर्जी रिलीज की है, वही चीज ज्यादा स्टेबल है, वही चीज ज्यादा खुश हुई है, ऐसा समझ लो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, दिस वर द ट्रेंड्स, ट्रेंड्स की बातें की हमने। लेट्स टॉक अबाउट सब एबनॉर्मल ट्रेंड्स, एबनॉर्मल ट्रेंड्स की बातें कर लेते हैं। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर एबनॉर्मल ट्रेंड का केस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। दैट केस इज दिस, कि एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बोरॉन से ज्यादा होती है। कुछ फैक्ट स्टेट कर रहा हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, रुको। बोरॉन, पहले बोरॉन लिखते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो आइडियली बोरॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एल्यूमिनियम से ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज बोरॉन का छोटा साइज है, छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन पास में ऐड होगा, तो लव फॉर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। बट सारे के सारे वैल्यूज उल्टे हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात करें, ठीक है, तो एल्यूमिनियम की ज्यादा है एज कंपेयर टू बोरॉन, सिलिकॉन की ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, फास्फोरस की ज्यादा है नाइट्रोजन से, सल्फर की ज्यादा है ऑक्सीजन से, क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से। सारे ट्रेंड उल्टे हैं। ऐसा क्यों? रीजन बता रहा हूं। These are group 1 elements, sorry, period 1 elements. Period 1 elements are small in size. जो पीरियड फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स हैं, दोज आर स्मॉल इन साइज, वो छोटे हैं, रिलेटिवली छोटे। छोटे होने से क्या रिलेशन है? छोटे होने से बस ये रिलेशन है कि when we add electron to small sized atoms,
they become unstable due to interelectronic repulsions hence their love for electron is less। बात समझ आ रही है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि पीरियड 1 एलिमेंट्स, फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स, पीरियड 2 है सॉरी यहां पे, तो पीरियड 2 एलिमेंट्स स्मॉलर है। ये सारे के सारे जो लेफ्ट हैंड साइड है दीज आर पीरियड 3 एलिमेंट्स। जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ऑब्वियसली सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स छोटे होते हैं, थर्ड पीरियड के बड़े होते हैं, तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट छोटे हैं। छोटे होने से क्या नुकसान हो गया कि अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो छोटे साइज के एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। छोटे साइज के एटम पे जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो बहुत सारी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो गई उसके सरफेस पे। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अच्छी चीज तो नहीं होती, जिसके कारण उनका जो लव फॉर इलेक्ट्रॉन था वो थोड़ा कम हो गया। बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऐड जब करते हैं ये एटम्स, इनके अंदर रिपल्शन आ जाती है, एक नेगेटिव चीज पैदा हो जाती है इनके अंदर, जिसके कारण वो अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दैट्स वाई थोड़ा सा रिपल्शंस के कारण उनका लव फॉर इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो अगर आप देखोगे आंसर उल्टे पुल्टे हो गए हैं सारे के सारे। ऑल राइट, आई होप इट इज ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब गाइज नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे सामने दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे अब। व्हाट इज दिस? ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अभी दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। इट इज एबिलिटी ऑफ एन एटम to attract the bonded pair of electron towards itself। ठीक है, एक एटम के अंदर नहीं, दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है। जैसे मैं एक सिंपल सा सिनेरियो आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं, X और Y के बीच में बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अगर इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे। मैं इसको हिंदी में बोलता हूं लालची हो गया एटम। ये इन्होंने ये सोचा था कि बॉन्ड बनाएंगे, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन डाला तो बॉन्ड बना दिया। X मान लेते हैं ज्यादा लालची हो गया। इफ X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है बच्चों? लालची। अभी के लिए ऐसे ही समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? लालची एटम। लालची एटम का मतलब है ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जो बीच में शेयर्ड फॉर्म में था, ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों? X की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब आप देखो, ये बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो थोड़े मैंने X की तरफ शिफ्ट कर दिया, बिकॉज X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इन अदर टर्म्स लालची। इस चक्कर में X पे क्या चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव का। और Y पे क्या चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव का। X को पार्शियल गेन हो रखा है इलेक्ट्रॉन का, और Y को पार्शियल लॉस हो रखा है इलेक्ट्रॉन का। कंप्लीट लॉस नहीं बोलेंगे, पार्शियल लॉस बोलेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए अब आइए इसको चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले यही देखना है कि यार इसके ट्रेंड कैसे चेक करते हैं। वही दो टाइप के ट्रेंड होते हैं ना बच्चों, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ओके यार, लेफ्ट टू राइट की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि साइज घटता है, साइज डिक्रीजेस। साइज क्यों कम होता है बच्चों? जनरल क्वेश्चन, साइज कम क्यों हो रहा होता है? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ती है।
एग्रीड। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ती है ना, साइज की कहानी पे वापस आ जाते हैं। साइज घटता है लेफ्ट टू राइट, साइज घटता है द रीजन ऑफ डिक्रीजिंग साइज। साइज कम होने का रीजन क्या होता है? अट्रैक्शन बढ़ रही है। अट्रैक्शन क्यों बढ़ रही है? बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, दैट मीन्स बाहर वाले शेल पे न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो ज्यादा ऑब्जर्व हो रहा है। ये एक्स एटम है, ये वाई एटम है। एक्स एटम छोटा है, जिसके कारण, छोटा क्यों है उसका रीजन होगा बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल पे ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट शेल दो एटम्स के कंबाइन हो रखे हैं ना, ओवरलैप हो रखे हैं, तो ये जो बॉन्ड बनता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स के ही ओवरलैप से तो बॉन्ड बनता है। एक्स का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, वाई का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बनता है। और आपने अभी बोला कि आउटर मोस्ट शेल पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? एक्स की तरफ। बिकॉज एक्स छोटा है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर ज्यादा ऑब्जर्व हो रहा है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। ये बात समझ आ रही है? सिमिलरली टॉप टू बॉटम का ऐसे ही एनालिसिस करो। टॉप टू बॉटम का क्या एनालिसिस करोगे कि अगर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, दैट मीन्स इसी का ऑपोजिट वाला वर्जन आ गया। साइज बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज रिपल्शन इंक्रीज हो रही है। या रिपल्शन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब रिपेल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे हैं, वो कह रहे बाहर जाओ, तो और क्यों खींच नहीं रहे ना, भगा रहे हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी बिकॉज खुद सोचो, साइज बड़ा हो रहा है, उसका रीजन क्या होता है बड़े साइज होने का? रिपल्शंस बढ़ रही हैं। रिपल्शंस बढ़ रही हैं तो आउटर मोस्ट शेल पे तो रिपल्शन फील हो रही है ना अंदर से, तो वो खींच थोड़ी रहा है, वो तो बाहर भेज रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बेकार हो गई, कम हो गई। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर टॉप टू बॉटम है, ये ऊपर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ऊपर से नीचे, ये वाली फीलिंग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। ऊपर से नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ओके, लेफ्ट टू राइट का थोड़ी फीलिंग डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ग्रुप 15 है, 16 है, 17 है, ऊपर कर देता हूं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। दैट मीन्स फ्लोरीन का ज्यादा है, ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। बिकॉज खुद सोचो ना, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं साइज छोटा होता है। छोटे साइज का मतलब है, अब उस छोटा क्यों हुआ? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहा होगा, इसीलिए साइज छोटा हो रखा है। और छोटे साइज का मतलब है कि जो आउटर मोस्ट शेल पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा ऑब्जर्व हो रहा है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव पावर होल्ड करता है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ थोड़े शिफ्ट करेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये दो ट्रेंड समझ आ गए। इन दोनों ट्रेंड्स को मिक्स करके एक ट्रेंड बनता है FONClBr. इन दोनों ट्रेंड को मिक्स करके बनता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड, प्लीज रिमेंबर दिस। ये दो ट्रेंड अलग अलग हमें समझ आ जाते हैं, लेकिन इसको मिक्स करके ये वाला ट्रेंड आप बना सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने काफी सारी चीजों पे डिस्कशन किए हैं। प्लीज इस लेक्चर को बहुत ढंग से देखिए, बिकॉज अगर सवाल आते हैं तो इसी के बेसिस पे आते हैं। और इस लेक्चर को कायदे से समझने के लिए आपको रेडियस की चीजें, साइज की चीजें अच्छे से आनी चाहिए, तो पिछला लेक्चर भी अच्छे से पढ़ना है। ओके, चलो गाइस,
यहीं पे अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।